हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर अब पाकिस्तान और रशिया के बीच में बहुत बड़ी भिड़ंत की खबर आ रही है। दोस्तों, बताएंगे पाकिस्तान पर रशिया के एक सांसद की टिप्पणी से मच गया है बवाल। जी हां दोस्तों, बहुत बुरी तरीके से दोस्तों भड़क गया है पाकिस्तान। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर। और इसी बीच आपको बताएंगे जहां पर पीओके में BRI मंजूर नहीं। जी हां, बिलावल भुट्टो के सामने भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी ने चीन को लगाई फटकार। बताएंगे क्या है सबसे बड़ी खबर और अब क्या करेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां सऊदी अरब पर हमला कर सकता है ईरान। अमेरिका ने आनन फानन में जारी कर दिया बहुत बड़ा अलर्ट। जी हां दोस्तों, तो आपको हर तरह की जानकारी अभी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और अपने भारतीय सेनाओं पर आप सभी को पूरा विश्वास है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर यूक्रेन को परमाणु बम की तकनीक देने के आरोप पर आग बबूला हुआ पाकिस्तान। रशिया से मांगी सफाई। जी हां दोस्तों, आखिर रशिया पर क्यों बुरी तरह भड़का पाकिस्तान, कहा हैरान है हम। दरअसल बता दें, पाकिस्तान की सरकार ने रूस से सवाल किया है कि आखिर उसके एक सांसद ने पाकिस्तान और यूक्रेन पर परमाणु तकनीक पर चर्चा करने का आरोप कैसे लगा दिया है। रशिया के सांसद और रक्षा मामलों पर बनी समिति के सदस्य इगोर मोरोजोव ने मंगलवार को यह आरोप लगाया था कि यूक्रेन और पाकिस्तान के बीच हाल में ही परमाणु हथियारों को बनाने की तकनीक पर चर्चाएं हुई हैं। मोरोजोव की माने तो इस बाबत यूक्रेन से एक टीम पाकिस्तान भी गई थी। दोस्तों, पाकिस्तानी विदेश विभाग के प्रवक्ता असीम इफ्तिखार ने एक बयान जारी किया है। इफ्तिखार ने कहा है कि इस तरह के आरोपों से सरकार काफी हैरान है। उन्होंने आरोपों को पूरी तरह से बेबुनियाद और तथ्यहीन करार दिया है। दोस्तों, उनका कहना था कि बिना किसी तर्क के कुछ भी कह दिया गया है, और इफ्तिखार के मुताबिक इस तरह के बयान पाकिस्तान और रशिया के निरंतर संबंधों के खिलाफ है। उन्होंने इसके बाद कहा है कि सरकार इस आरोपों पर रशिया की तरफ से सफाई चाहती है। मोरोजोव की तरफ से जो दावा किया गया है वो ऐसे समय पर हुआ है जब रशिया ने कहा था कि कीव रेडियो एक्टिव क्षमता से लैस एक डर्टी बम का निर्माण कर रहा है। और ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तान का रशिया पर बौखलाहट दोस्तों ये साफ दर्शाता है कि रशिया दोस्तों पाकिस्तान की पोल खोल रहा है, और पाकिस्तान को इसी बात की मिर्ची लग रही है दोस्तों कि आखिर रशिया को पता कैसे चल पा रहा है। और अब दोस्तों, भारत के साथ साथ रशिया भी पाकिस्तान को पूरे विश्व में उसकी चाल को उजागर करता नजर आ रहा है। दोस्तों, ऐसे में आप सभी से रिक्वेस्ट है, थैंक यू रशिया कहना मत भूलिएगा। साथ ही साथ बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिलावल भुट्टो के सामने ही जयशंकर जी ने चीन को लगाई फटकार। अब क्या करेगा पाकिस्तान। जी हां दोस्तों, कहा पीओके में BRI मंजूर नहीं करेंगे हम। जी हां, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी SCO की एक मीटिंग में चीन को जमकर फटकार लगाई है। ये मीटिंग चीन की तरफ से ही आयोजित की गई थी। दोस्तों, जयशंकर जी ने मीटिंग में चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPEC के बहाने चीन पर हमला बोला है। इस कार्यक्रम में चीनी प्रधानमंत्री ली केकियांग भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि चीन के कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स को भारत और बाकी देशों की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। यहाँ पर जयशंकर जी ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के फेवरेट बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का नाम तो नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा इसी की तरफ था। जी हां दोस्तों, जिस समय जयशंकर जी ने चीन को फटकार लगा रहे थे दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भी वहीं मौजूद थे। भारत CPEC के तहत बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करता आया है, क्योंकि ये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। भारत मानता है कि CPEC और BRI दोनों ही उसकी संप्रभुता के खिलाफ हैं। SCO में शामिल कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने BRI को अपना समर्थन दिया है, लेकिन भारत इन देशों से अलग राय रखता है। जी हां दोस्तों, चीन ने भारत के सामने भी इसमें शामिल होने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन इस बार हर बार इसे खारिज कर दिया जाता है दोस्तों। और इस साल जुलाई में पाकिस्तान और चीन ने CPEC में कुछ और देशों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया था। भारत ने उस समय भी दोनों देशों को फटकार लगाई थी। जी हां, आप सभी को बता दें कि भारत हमेशा से ही CPEC के तहत आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए संवेदनशील रहा है। ऐसे में दोस्तों, भारत के इस अड़िग कदम के लिए दोस्तों, अगर आप भी भारत का दिल से समर्थन करते हैं तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां सऊदी अरब पर हमला कर सकता है कभी भी ईरान। अमेरिका ने आनन फानन में जारी कर दिया अलर्ट। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ खुफिया जानकारी साझा की है, जिसके मुताबिक ईरान सऊदी पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ईरान सऊदी अरब में कई टारगेट पर हमला कर सकता है। इस खुफिया जानकारी
जानकारी के खुलासे के बाद खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सेना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है दोस्तों। हालांकि सऊदी अरब को किस तरह की जानकारी मिली है इसके बारे में फिलहाल कुछ पता नहीं चल पाया है। जी हां, सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि सितंबर से ही ईरान अपने आंतरिक मसलों को लेकर जूझ रहा है। देश में कुछ हफ्तों से भारी प्रदर्शन चल रहे हैं और देश के भीतर घरेलू कलह से ध्यान हटाने के प्रयास में ईरान सऊदी और इराक पर हमला कर सकता है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में कहा है कि वे इन चेतावनियों को लेकर चिंतित हैं और अन्य तरह से सैन्य व खुफिया माध्यमों से सऊदी अरब के साथ लगातार संपर्क में है। जी हां दोस्तों, अधिकारियों ने बयान में आगे कहा है कि अगर ईरान ने हमला किया तो वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं। हम मिडिल ईस्ट में अपने हितों और भागीदारों की रक्षा से संकोच नहीं करेंगे। जी हां, बात करें एक और बड़ी खबर की, जहां 2030 तक विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा अपना भारत। मॉर्गन स्टैनली ने कहा, सही रास्ते पर है भारत की सरकार। जी हां, भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर दुनिया की प्रमुख वैश्विक निवेश बैंक मॉर्गन स्टैनली ने शानदार अनुमान लगाया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मॉर्गन स्टैनली ने अपनी ताजा रिपोर्ट में कहा है कि साल 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन सकता है और इसके लिए मॉर्गन स्टैनली ने कई पॉइंट्स के आधार पर अपना अनुमान लगाया है। दोस्तों, मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, एनर्जी ट्रांजिशन का तेजी से विकास हो रहा है और एडवांस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से देश की आर्थिक व्यवस्था में तेजी से बदलाव हो रहे हैं और ये तमाम बातें भारतीय अर्थव्यवस्था को साल 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में लेकर जाएंगे। जी हां दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मॉर्गन स्टैनली के बात का पूरा समर्थन करते हैं दोस्तों तो थैंक यू स्टैनली कहना मत भूलिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर अरुणाचल प्रदेश के नए एयरपोर्ट का नया नाम डोनी पोलो। लोगों की श्रद्धा को देखते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है इसकी मंजूरी। बता दें, अरुणाचल प्रदेश के नए हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर होगा। दोस्तों, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को इस संबंध में एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ईटानगर के हेलोंगी में इस नए हवाई अड्डे को 646 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की मदद से इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी AAI द्वारा विकसित किया जा रहा है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर रखने को मंजूरी दे दी गई है। जी हां दोस्तों, ऐसे में क्या आप केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी गई इस मंजूरी का दिल से समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या डोनी पोलो जो नाम रखा गया है दोस्तों, क्या आप इसका समर्थन करेंगे? बताइएगा अवश्य और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। भाइयों बहनों, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर एक और खबर की बात करें, जहां यूक्रेन पर होगा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन से हमला। रशिया ने की बैठक, जो बाइडेन की उड़ गई नींद। बता दें, यूक्रेन में जंग के हालात काफी बिगड़ चुके हैं। कीव के शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया है। हालांकि अमेरिका यूक्रेन को हर संभव सैन्य सहायता कर रहा है और इस वजह से कीव मास्को को अपने कई इलाकों से बाहर खदेड़ चुका है। तो वहीं पिछले कुछ दिनों से यूक्रेन रशिया पर हावी होता प्रतीत दिखाई दे रहा है। दोस्तों, यूक्रेन ने काला सागर में रूसी बेड़े पर ड्रोन से हमले किए थे और इससे रशिया काफी नाराज है। अब दोस्तों, ये खबर आ रही है कि वरिष्ठ रूसी सैन्य नेताओं ने यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन के इस्तेमाल पर चर्चाएं की हैं। हालांकि इस बैठक में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन मौजूद नहीं थे। जी हां दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग को लेकर इस बड़े महत्वपूर्ण बैठक में रूसी सेना के अधिकारियों ने यूक्रेन पर कब और कैसे परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया जाए, इस पर गहन चर्चाएं हुई हैं। रशिया के इस बैठक में वॉशिंगटन की चिंताओं को और भी अधिक बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक यूक्रेन को न्यूक्लियर धमाकों से खत्म करने के लिए हुई बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आगे बताया है कि इस बैठक से पता चलता है कि हथियारों के इस्तेमाल पर पुतिन के बार बार बयान खतरे से कहीं ज्यादा हो सकते हैं। जी हां दोस्तों, साथ साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से की मुलाकात। आर्थिक गलियारे के विस्तार पर बनी सहमति। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बुधवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की और इस साल अप्रैल में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बनने के बाद शहबाज शरीफ की ये पहली चीन यात्रा है। हालांकि सितंबर में उज्बेकिस्तान में वो शी जिनपिंग के साथ मुलाकात कर चुके हैं। तो वहीं शहबाज शरीफ का ये दौरा उस समय हो रहा है दोस्तों जब हाल ही में चीन में शी जिनपिंग का तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ है। शी के तीसरी बार चीन के राष्ट्रपति बनने के बाद उनसे मुलाकात करने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष शहबाज शरीफ ही होंगे। शरीफ के साथ विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी है। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां इजराइल में फिर एक बार नेतन्याहू
नेतन्याहू की सरकार बेंजामिन की पार्टी को मिली बढ़त, बोले होगी सबसे बड़ी जीत। जी हां दोस्तों, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू सत्ता में लौटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने बुधवार को कहा कि उनका दक्षिण पंथी खेमा शानदार चुनावी जीत के मुहाने पर खड़ा है। लगभग 80% मतों की गिनती हो चुकी है। नेतन्याहू की रूढ़िवादी लिकुड पार्टी को उसके संभावित धार्मिक सहयोगियों को संसद में बहुमत मिलने का मजबूत संकेत मिल रहे हैं। नेतन्याहू ने अपने लिकुड पार्टी चुनाव मुख्यालय में समर्थकों से कहा है कि हमने इजराइल के लोगों से विश्वास का एक बड़ा वोट हासिल किया है, हम एक बहुत बड़ी जीत के कगार पर खड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या नेतन्याहू जी बनेंगे फिर से इजराइल के राष्ट्रपति? दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है तो उनको ऑल द बेस्ट आप लोग जरूर कह दीजिएगा और एडवांस में कांग्रेचुलेट कहना भी मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।